यस क्लास, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 6 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 तक हमने कल कर लिए थे, आज सवाल नंबर 6 करेंगे। देखिए, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि सवाल नंबर 5 से चैप्टर एक अलग ही लेवल पे आ गया है, एक अलग ही स्टैंडर्ड पे आ गया है, जिसके अंदर क्या है कि कंपनी जितने अंश जारी करती है उससे ज़्यादा अंशों के लिए क्या आ जाते हैं, एप्लीकेशन आ जाते हैं। कंपनी जितने अंश जारी करती है उससे ज़्यादा अंशों के लिए क्या आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रहे हैं। ओके, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जितने शेयर जारी करती हैं उससे कम अंशों के लिए क्या आ जाएं, आवेदन पत्र आ जाएं। पॉसिबिलिटी दोनों रहती है ना, कि कंपनी ने जितने अंश जारी किए हैं उससे ज़्यादा के लिए आवेदन पत्र आए, या कंपनी ने जितने अंश जारी किए उससे कम अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन पत्र आ रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें कम अंशों के लिए क्या आ रहे हैं, आवेदन पत्र आ रहे हैं। तो अगर ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन पत्र आ जाते हैं, जितने कंपनी ने जारी किए उससे ज़्यादा अंशों के एप्लीकेशन आ गए, तो एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। बट आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा सवाल वही है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले, जहाँ एप्लीकेशन क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। शेयर जारी किए 10,000, एप्लीकेशन आ गई 25,000, शेयर जारी किए 20,000, एप्लीकेशन आ गई 30,000, मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। बट कभी कभी एक ऐसा न्यूमेरिकल भी आ जाता है जिसमें हम जितने अंश जारी करते हैं उससे कम आवेदन पत्र आते हैं। हम जितने अंश जारी करते हैं आवेदन पत्र उससे क्या आते हैं, कम। तो यदि आपके जारी किए गए अंशों से कम मात्रा में आवेदन पत्र आते हैं, तो जितने आवेदन पत्र आए हैं आप उसी से क्या करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऐसी कंडीशन में जारी किए गए अंशों का कोई इशू नहीं है। अगर आवेदन पत्र कम आते हैं तो जारी किए गए अंशों से फिर कोई मतलब नहीं रहता। मतलब ये रहता है कि हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है। जैसे हमारे इस सवाल में ऐसे होने वाला है कि कंपनी जितने अंश जारी करती है उससे कम मात्रा में क्या आए हैं, आवेदन पत्र आए हैं। तो कम मात्रा में आवेदन पत्र आए हैं तो जितने आवेदन पत्र आए हैं उससे ही क्या किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। निर्गमित किए गए अंशों की यहाँ इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। हाँ, एप्लीकेशन ज़्यादा आए, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो एप्लीकेशन ज़्यादा आती है, एक एप्लीकेशन कम आती है। तो कम एप्लीकेशन आए तो जितनी एप्लीकेशन आई है उससे ही सवाल करना है, और ज़्यादा एप्लीकेशन आए तो निर्गमित किए गए अंशों से सवाल हल करना है। ये बहुत ही उल्टा मामला है, एकदम जस्ट अपोजिट चलते हैं दोनों। अगर जारी किए गए अंशों से कम आवेदन आए तो जितने आवेदन आए हैं उससे ही पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फर्स्ट टू एंड। और जारी किए गए अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र आए तो जितने जारी किए गए अंश हैं उनके लिए क्या की जाएगी, एंट्री की जाएगी, आवेदन वालों की एंट्री नहीं होती है। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा मामला है ना, उल्टा पुल्टा चलने वाली चीज़ ये थोड़ी है। चलिए अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। एक बार मैं सवाल की रीडिंग लगाऊंगा, आप भी अपने पास बुक खोल के रखेंगे। सवाल करते टाइम बुक पास रहनी चाहिए, साथ के साथ सवाल देखें क्या बोल रहा है सवाल, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, अपने आंसर को एडजस्ट करना पड़ता है ना। एक ही तरीके से हर सवाल नहीं हो सकता, हर सवाल की अपनी एक लैंग्वेज है, अपना पूछने का तरीका है। तो उस तरीके और भाषा के आधार पर ही हम अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ओके, चलिए आप देखते हैं सवाल नंबर 6। ललिता लिमिटेड की स्थापना 10 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से की गई है, जो 10 रुपये वाले 1 लाख अंशों में क्या है, विभाजित है। कंपनी ने जनता में 75,000 अंश जारी किए। कंपनी के टोटल शेयर हैं 1 लाख, 10 रुपये का एक, और इन 1 लाख अंशों में से कंपनी ने 75,000 अंश जनता में जारी किए हैं 11 रुपये के हिसाब से। अब 10 रुपये का शेयर 11 में बेचा तो 1 रुपया ज़्यादा लिया। तो कंपनी अगर ज़्यादा रुपया लेती है तो वो क्या बन जाता है, प्रीमियम बन जाता है। मतलब कंपनी 10 का शेयर 11 में बेचकर 1 रुपया आपसे क्या ले रही है, प्रीमियम भी ले रही है। उसके बाद ये कह रहा है आवेदन पर कितने रुपए लेने हैं, 3 रुपये। एप्लीकेशन 3 रुपये की है। बंटन पर 4 रुपये लेने हैं, जिसमें 1 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। इसके अलावा शेष राशि प्रथम व अंतिम मांग के साथ ली जाएगी। मतलब 11 में से जो बच गए, 11 में से कितने ले लिए, 3 एक बार ले लिए, 4 एक बार ले लिए, 7 गए। तो 11 में से 7 गए तो बचे कितने, 4 रुपये बचे। तो वो बाकी के 4 रुपये क्या लेने हैं, कॉल के साथ लेने हैं। 11 में से 4 घटा दिए, 3 प्लस 4, 7 रुपये माइनस कर दिए, सॉरी। 11 में से 3 + 4 7 रुपीज़ क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो बचे हुए 4 रुपीज़ किसके बन गए, आपके कॉल के बन गए। जनता से 70,000 अंशों के लिए आवेदन आए। ये देखो होगी ना गड़बड़। आपने इशू कितने किए, 75। आपने इशू कितने किए थे, 75। आपके इशूड शेयर हैं 75,000। ओके,
बट आपके एप्लीकेशन कितने आए हैं, ओनली 70,000 ही आए हैं। तो आपने जारी किए थे 75,000 शेयर, आवेदन कितने आए 70,000। तो अब पूरा सवाल 70,000 अंशों से ही क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ 75,000 निर्गमित किए गए अंशों का कोई भी महत्व नहीं है। तो जब निर्गमित किए गए अंशों से कम मात्रा में आवेदन आते हैं तो आए हुए आवेदनों से ही क्या किया जाएगा, प्रश्न हल किया जाएगा। निर्गमित अंशों की यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर कह रहा है कि निम्न के अलावा सबसे पैसा मिल गया। रमेश जिसके पास 1,000 शेयर थे उसने फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और सुरेश जिसके पास 2,000 शेयर थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो एक आदमी अलॉटमेंट नहीं देता और कॉल नहीं देता, और दूसरा आदमी केवल कॉल नहीं देता, बाकी पैसा उसने दे दिया। इन सारे मामलों को अरेंज करने के लिए क्या कीजिए, जर्नल एंट्री कीजिए और कैश अकाउंट भी बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं एप्लीकेशन मनी आने की, क्योंकि सबसे पहले कंपनी के खाते में क्या आती है, एप्लीकेशन मनी आती है। 70,000 अंशों के लिए 3 रुपये आ रहे हैं। 70,000 अंशों के लिए 3 रुपये की रेट से आवेदन मनी आएगी, तो 7 या 21 2,10,000। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए, 2,10,000 रुपये आवेदन के आए। फिर हमें पता है कि जितना भी आवेदन का पैसा आता है वो कंपनी के पूंजी खाते में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो अगली एंट्री में वो जो एप्लीकेशन मनी ऊपर आई है वो मैंने एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल कर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। एंट्री बनी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 2,10,000। जो आए वो सारे के सारे पूंजी खाते में क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट। अब बारी आती है अलॉटमेंट मांगने की। मैं तुम्हें बार बार कुछ बातें रिवाइज़ कर रहा हूँ, जैसे आवेदन की राशि पहले आती है बाद में पूंजी खाते में जाती है, क्योंकि आवेदन राशि मांगनी नहीं पड़ती, लोग अपनी मर्ज़ी से ही देते हैं हर कितना पैसा, कम या ज़्यादा जैसा भी है। बट एप्लीकेशन के अलावा जो भी मामले हैं, अलॉटमेंट है, कॉल्स हैं, जो भी है, वो पहले क्या करने पड़ेंगे, लोगों से मांगने पड़ेंगे, बाद में लोग क्या करवाएंगे, उसे डिपॉजिट करवाएंगे। तो अब अलॉटमेंट मांगने की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट के 4 रुपये ले रहा है, जिसमें 1 रुपया किसका बताया जा रहा है, प्रीमियम का बताया जा रहा है। तो 4 में 1 प्रीमियम का है, तो इसका मतलब 3 + 1, टोटल 4 रुपया लेना है ना, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का भी है, तो इसका मतलब 3 रुपये तो मांगे होंगे पूंजी के नाम के, और 1 रुपया क्या मांगा होगा, इसने प्रीमियम के नाम का मांगा होगा। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने तुम्हें बताया भी था, बैंक वाली एंट्री में कभी प्रीमियम खाता नहीं खुलता, प्रीमियम खाता हमेशा ड्यू वाली एंट्री में खुलता है। ओके, तो अलॉटमेंट अकाउंट DR टू कैपिटल और टू प्रीमियम। अलॉटमेंट कितना DR होगा, अलॉटमेंट DR होगा 70,000 अंशों पर कितने रुपए की रेट से, 4 रुपये की दर। 70,000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से, 7 चौका 28, 2,80,000। ठीक है, अब ये तो हो गया अलॉटमेंट। अब इसमें पूंजी कितनी है, एक 4 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम का भी तो है, इसका मतलब 3 रुपया कैपिटल का है। तो 70 × 3, 70 × 3 2,10,000 रुपये तो क्या हो गया, कैपिटल का हो गया, और 70 × 1 रुपया क्या हो गया, इसका प्रीमियम हो गया। तो 70 × 1 70,000 रुपये क्या बन गए, प्रीमियम के। तो टोटल अलॉटमेंट हुआ 70,000 × 4 2,80,000, टू कैपिटल अकाउंट 70,000 × 3 2,10,000, बचा हुआ 1 रुपया, 70,000 अंश इंटू 1 रुपये की रेट से 70,000 रुपया क्या बन गया, तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम बन गया। हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर सब लोगों ने पैसा दे दिया है, अगर सब लोगों ने पैसा जमा करवा दिया है, जो जिसका बनता है उसने अपना पूरा पैसा क्या करवा दिया, जमा करवा दिया। तो अगर सब लोगों ने पैसा जमा करवा दिया तो एंट्री तो वही बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा लेना था, 2,80,000 रुपये लेने थे हमें जनता से। अब अगर सब लोगों ने पैसा जमा करा दिया तो बहुत बढ़िया बात है, मगर अगर किसी आदमी ने पैसा नहीं जमा करवाया है तो उसके बकाया रहे ना, तो बकाया हमें माइनस करना पड़ेगा, बकाया हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी जो आदमी नहीं देता उसका पैसा कैसे आएगा बैंक में। तो अगर अब सवाल में किसी आदमी का बकाया चल रहा है अलॉटमेंट का पैसा, तो हमें क्या करना है, वो माइनस करना है। आज मैंने थोड़ा लिए एक नया पेज अरेंज कर लिया, ब्लैंक पेज। मैं काउंटिंग यहाँ करूँगा भाई, अगर क्योंकि इन सवाल में काउंटिंग का लफड़ा ज़्यादा है, वो मुझे बार बार करनी पड़ेगी। तो हम देखिए कितना रुपये मांग रहे थे, हम मांग रहे थे 70,000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से 2,80,000 रुपये हम मांग रहे थे। ओके, ये कह रहा है एक आदमी रमेश जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 1000 अंश
1000 अंश और 4 रुपये की रेट से उसने पेमेंट नहीं किया, तो 1000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से बकाया कितना रह गया, 4000 उसका बकाया रह गया ना। तो 280 में से 4000 माइनस कर दो, तो इसका मतलब तुम्हारे बैंक खाते में कितने रुपए आएंगे, कंपनी के बैंक खाते में आएंगे 2,76,000 रुपये कंपनी के बैंक खाते में क्या हो जाएंगे, अलॉटमेंट के जमा हो जाएंगे। आपने मांगे 280, 70,000 इंटू 4, और एक आदमी 1000 अंशों पर नहीं देगा, 4 रुपये की रेट से 4000 रुपया नहीं देगा, तो कंपनी के खाते में कितने आएंगे, 276 आएंगे ना। और यही 276 ऊपर मैंने एंट्री में यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए ये आ गया 276 बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 2,76,000 रुपये कंपनी के बैंक खाते में आ गए। हो गया काम यहाँ तक कि हमने अलॉटमेंट का पैसा क्या कर लिया, जनता से ले लिया। अब अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी आती है कॉल्स की, कि अगली हमें फ़ाइनल कॉल लेनी है। अब फ़ाइनल कॉल इसकी अमाउंट सवाल में नहीं दी थी, फ़ाइनल कॉल कितने रुपए की है वो सवाल में नहीं बताया था, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि फ़ाइनल कॉल कितने की है। चलो दोबारा देख लेते हैं। एक अंश कितने रुपए का है, एक अंश 11 रुपये का है, एक अंश 11 रुपये का है। ओके, उस 11 के अंदर जो है, वेट, एक अंश 11 रुपये का है, 3 रुपये गए एप्लीकेशन के, 4 रुपये गए तुम्हारे अलॉटमेंट के जो हमने मांग लिए, तो 4 और 3 7, तो 11 में से 7 रुपये तो हमने मांग लिए, तो बचे कितने हैं, बैलेंस 4 रुपये बचे हैं। और ये 4 रुपये क्या बन जाएंगे, कंपनी की कॉल के बन जाएंगे। ये कंपनी कॉल के नाम पर तुमसे कितना रुपया और मांगेगी, 4 रुपया और मांगेगी। तो इसने सवाल में कॉल का बताया नहीं था, यूँ बोला कि शेष राशि मांग पर, तो शेष कितनी बची, तुम्हारा एक अंश 11 रुपये का है, 3 रुपया ले लिया एप्लीकेशन का, 4 रुपया ले लिया तुमने अलॉटमेंट का, इसका मतलब तुम्हें 4 रुपया और लेना है। वो 4 रुपया क्या बन जाएगी, तुम्हारी कॉल मनी बन जाएगी। तो कंपनी को अगली एंट्री जो कॉल की ड्यू होने की करनी है वो 4 रुपये की करनी है, और वो एंट्री ये रही, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 2,80,000। कैसे आए 280, वही 70,000 शेयर, हमने रेट अभी कितनी निकाली, 4 रुपये की निकाली, तो 70,000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से कितना बनता है, 2,80,000 रुपये क्या बनता है, तुम्हारा कॉल का बनता है। ओके, अब हमने कॉल मांग ली, अब कॉल लोगों को जमा करवानी पड़ेगी। कॉल जमा होगी तो कहाँ एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि एक ही है कॉल है ना, तो फर्स्ट भी वही है फाइनल भी वही है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का बनेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। फिर वर्किंग नोट चेक करते हैं कि कितना सिस्टम बनेगा, कितना अमाउंट लेना है, कितना नहीं लेना है। चलिए अभी देख लेते हैं। तुमने मांगे हैं टोटल फर्स्ट एंड फाइनल के 2,80,000। ओके, ये हमने मांगे हैं 70,000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से। फिर ये कह रहे हैं रमेश जिसके पास 1000 अंश हैं उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 1000 शेयर और 4 रुपये की रेट, तो 4,000 तो उसके हो गए। ओके, 4,000 तो क्या रह गए, उसके बकाए रह गए। और एक दूसरा आदमी और है जिसके पास कितने अंश हैं, जिसके पास 2,000 अंश हैं, उसने भी कॉल का पैसा नहीं दिया, वही 4 रुपये की रेट, तो 8,000 रुपये क्या रह गए, इसके बकाए रह गए। तो एक आदमी जिसके पास 1000 शेयर हैं, 1000 पर 4 रुपये की रेट से 4,000 बकाया, और दूसरे के पास 2,000 शेयर हैं, तो 2,000 अंशों पर भी 4 रुपये की रेट से कितने बकाया हो गए, 8,000 रुपये बकाया हो गए ना। तो हमें कुल चाहिए 280, 280 में से हमें कितने कम मिलेंगे, 8 और 4 12,000 रुपये हमें क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो अमाउंट कितना आएगा, 268,000 आएगा भाई। मतलब कंपनी के बैंक खाते में नेट कितना रुपया जमा हो जाएगा, 2,68,000 रुपये क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये हमें एंट्री करनी है अगली, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें कंपनी के बैंक खाते में कितने रुपए जमा दिखाने हैं, 2,68,000 रुपये हमें क्या दिखाने हैं, जमा दिखाने हैं। तो देखिए ये ऊपर मैंने एंट्री की है, इसमें हमने लिखा भी है, ये देखो ये 268 आ गया ना यहाँ पे, ये रहा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए, 2,68,000। यहाँ भी देखो काउंटिंग की हुई है, ये रही 280 में से एक आदमी के 4,000 बकाया, एक आदमी के 2,000 अंशों का 8,000 बकाया, कुल 12,000 माइनस कर दिया, तो 268 कंपनी के बैंक खाते में क्या हो गए, जमा हो गए। यहाँ तक हो गई सारी सिंपल एंट्रीज। एक बार दोबारा देख लीजिए एंट्री कि ये सवाल तो बहुत ईजी है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ अभी बिफोर लास्ट ईयर, कि निर्गमित किए गए अंशों से कम मात्रा में क्या आए थे, आवेदन आए थे। तो अगर निर्गमित किए गए अंशों से कम मात्रा में आवेदन पत्र आते हैं, तो जितने आवेदन पत्र आएंगे हमें उन्हीं की क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। कैसे, पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन, 70,000 अंशों पर आया 3 रुपया, कितना, 210।
फिर 2/10 का 2/10 हमने पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। एंट्री बनाई एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू कैपिटल, पूरा 2/10 गया कैपिटल अकाउंट में। फिर हमने अलॉटमेंट मांगा, एंट्री बनती है अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 4 रुपये के अंदर 1 रुपया प्रीमियम का भी ले रहे हैं। तो अलॉटमेंट में तो कितना आया 70,000 इंटू 4, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 70,000, ये स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये 70,000 इंटू 4 280। फिर कैपिटल कितनी है 4 है ना, 4 का मतलब है 3 + 1, 3 की कैपिटल 1 का क्या है प्रीमियम, 3 के कैपिटल 1 का प्रीमियम। तो कैपिटल अकाउंट में गया 70,000 इंटू 3 210, और प्रीमियम में गया 70,000 इंटू 1 70,000 रुपये, कुल हो गया 280। अगली एंट्री में हमें देखना था कि प्रीमियम अलॉटमेंट का कितना पैसा मिल गया। एक आदमी ने 4,000 रुपये नहीं दिए थे, तो हमें बाकी 276 तो मिल ही गए ना। तो एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि 1000 अंश थे, 1000 अंशों पर 4 रुपया बकाया था, 4,000 बकाया हो गया। तो 280 में से 4,000 माइनस कर दिए, तो कितने आ गए 2,76,000 रुपये कंपनी के बैंक खाते में जमा हुए। अब आती है कॉल की बारी, एंट्री आती है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया वही 70,000 शेयर, और 4 रुपये की रेट। 4 कैसे आया था 11 रुपये लेने थे, 3 एक बार लिए, 4 एक बार लिए, 7 ले लिए, बचे कितने 4। तो 70,000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से कितना आ गया 2,80,000। फिर हमने कॉल प्राप्त की बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कैसे 280 में से 3,000 अंशों का नहीं मिला। 3,000 कैसे, रमेश के 1,000, सुरेश के 2,000, कुल शेयर कितने हो गए 3,000 अंशों पर 4 रुपया क्या चल रहा है बकाया चल रहा है। तो 3,000 अंशों का 4 रुपये की रेट से बकाया 12,000 आता है। तो 280 में से 12 माइनस कर दिया, तो कंपनी के बैंक खाते में कितने रुपए आ गए 2,68,000 रुपये कंपनी के बैंक खाते में क्या हो गए जमा हो गए। यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा क्या सारा एंट्रियों वाला मामला। अब इसने पूछा था कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो क्या बनेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि सारी एंट्रियों में बैंक अकाउंट डी आर बैंक अकाउंट डी आर बैंक अकाउंट डी आर हुआ है। तो अब हमें क्या बनाना है बैंक अकाउंट बनाना है। देखो बैंक अकाउंट का सिंपल फंडा है, ये सब बैंक अकाउंट वगैरह सब चीज़ें तो बहुत 11वीं क्लास में हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, कि बैंक अकाउंट में क्या है जिन जिन एंट्रियों में बैंक डी आर हुआ है वो सब जाएंगी डी आर साइड में, और जिन जिन एंट्रियों में बैंक हुआ है सी आर वो जाएंगी सी आर साइड में। बट हमारे सवाल में तो एक भी बार बैंक सी आर नहीं हुआ, हर बार बैंक क्या हुआ है डी आर ही हुआ है। इसका मतलब सारी बैंक की एंट्रियाँ क्या करनी है डेबिट साइड में ही ट्रांसफ़र करनी है। जैसे पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डी आर टू एप्लीकेशन, तो मैंने लिख दिया टू एप्लीकेशन कितने रुपये 210। फिर हमने की थी एंट्री बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये रहा बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी अलॉटमेंट, ये रहा 2,76,000 ये लिख दिए। फिर हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डी आर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना 2,68,000 ये लिख दिए। हो गई सारी बैंक की एंट्रियाँ डेबिट में। हमने कहीं टू बैंक लिखा ही नहीं, तो टू बैंक नहीं लिखा तो सी आर में तो कुछ आएगा नहीं। फिर मैंने इसका योग लगाया, इनका योग आता है 7,54,000, 210 + 276 + 268 754। सी आर में कोई राशि नहीं है, तो यही सारे का सारा क्या बन जाएगा बाय बैलेंस सी डी बन जाएगा। मतलब बाय बैलेंस सी डी में आपको कितना लिखना है पूरे का पूरा 7,54,000 ही लिखना है। ये तुम्हारा बन गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो बहुत इजी है, बैंक और कैश। जहाँ जहाँ बैंक डेबिट है वो सारे अमाउंट क्या लिख दो डेबिट साइड में लिख दो, जहाँ जहाँ बैंक क्रेडिट है वो सारे अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दो। हमारे न्यूमेरिकल में बैंक क्रेडिट तो हुआ ही नहीं, हर जगह बैंक क्या हुआ है डेबिट ही हुआ है। तो बैंक डी आर सारा क्या कर दिया डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, और योग लगा के क्या लिख दिया टू बाय बैलेंस सी डी में क्या कर दिया उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब बारी आएगी तुम्हारी बैलेंस शीट की। इस सवाल की बैलेंस शीट ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है। इस सवाल की बैलेंस शीट में थोड़ा सा ये टेढ़ा काम रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट एक तो वो पुराने वाली थी, तुम्हारे दिमाग में वही शीट है जो 11वीं क्लास में तुमने बनाई थी, वही पर लाइबिलिटी फिर अमाउंट फिर एसेट्स फिर अमाउंट। बट वो कंपनी अधिनियम 1956 का प्रारूप है। अब चल रहा है कंपनी अधिनियम 2013, और कंपनी अधिनियम 2013 में चिट्ठे का प्रारूप क्या कर दिया गया है बदल दिया गया है। अब चिट्ठा एक ही स्टेटमेंट में बनता है, मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट है, अकाउंट फॉर्मेट नहीं है, लेजर फॉर्मेट नहीं है ये। इसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, एक कॉलम नोट नंबर का होता है, एक अमाउंट का होता है। नोट नंबर क्या करता है कि हम बैलेंस शीट में कोई भी ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कुछ नहीं करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ नहीं करना। अगर ऐसा कुछ पंगा भी है कि तुम्हें कुछ जोड़ना पड़ता है कुछ घटाना पड़ता है, तो वो जोड़ने या घटाने वाला काम तुम्हें वर्किंग नोट में नीचे करना पड़ेगा। फिर वर्किंग नोट का नंबर लगाना पड़ता है, नंबर 1, इसका 2 नंबर नोट है, 2 नंबर नोट, तो 1 नंबर 2 नंबर जो भी वर्किंग नोट होते हैं, फिर बाद में वो नोट लगा के वो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो ये चीज़ अभी ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम्हें बैलेंस शीट एक अलग ही फॉर्मेट में एक अलग ही रूप में क्या करनी है तैयार करनी है। ठीक है, चलिए
अभी बैलेंस शीट का प्रारूप में आपको ये हमने डिस्कस कर लिया। पहले आएगी लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले लायबिलिटी साइड आती है, उसके बाद क्या आती है, नीचे जाके एसेट साइड आती है। लायबिलिटी साइड में तुम्हारा हेड है, इसमें हेड आएंगे, वो एक दूसरे चैप्टर में सारी बैलेंस शीट समझाई जाएगी। हेड आएंगे, हेड में पहला हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। हेड में पहला हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड में आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उसके लिए मैंने नोट नंबर 1 डाला है। यहाँ पे नोट नंबर 1 देखो लिखा हुआ है, नोट नंबर 1। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल कहाँ से आई है, तुम्हें इसको समझने के लिए नीचे बनाए गए नोट पे क्या करना पड़ेगा, अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नोट समझाया है। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का है, जिसमें पहले लिखा है ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, वो तो सवाल में इसने बता रखा था कि ऑथोराइज कैपिटल में 10,000 शेयर हैं, सॉरी 1 लाख शेयर हैं, एक 10 रुपये का। तो 1 लाख शेयर हैं, एक 10 रुपये का है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख रुपए की। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल वर्किंग नोट का नाम है और नोट नंबर 1 है। हमने लिखा ऑथोराइज कैपिटल, फिर मैंने लिखे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच कितना आ गया, 10 लाख आ गया। और ऑथोराइज कैपिटल कभी भी चिट्ठे के योग में शामिल नहीं होती है, बस उसे अंडरलाइन कर देते हैं, उसके नीचे लाइन लगा दो। बाकी उसमें कोई दिखाना नहीं होता, बस वो एक हाथी के दांत है दिखाने के लिए कि हमने लिख दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख अंश है, 10 रुपये का एक, 10 लाख के हो गए। ओके, उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। देखो मैंने तुम्हें 6 प्रकार की कैपिटल बताई थी, उसमें से सारी आती है स्टेप बाय स्टेप। बट चिट्ठे के योग में कौन सी शामिल होती है, चिट्ठे के योग में हमेशा पेड अप कैपिटल ही क्या की जाती है, शामिल की जाती है, बाकी तो दिखा देते हैं। फिर हमने इशूड कैपिटल लिखी है मैंने। इशूड कैपिटल में मैंने बताया कितने, जो वो तो सवाल से देखेंगे कि इशू कितने किए थे, 75,000 शेयर इशू किए थे। तो 75,000 अंश एक 10 रुपये का है, तो कितने हो गए, 7.5 लाख की तुम्हारी इशूड कैपिटल भी हो गई। चलो ये भी लिख दी। फिर आती है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कितने हुए थे, जनता ने 70,000 अंशों के लिए ही क्या किया था, आवेदन किया था। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा 70,000 अंश, एक कितने रुपये का है, 10 रुपये का है, तो 7 लाख के हो गए। बट ये 7 लाख भी पूरे नहीं मिले, ये 7 लाख भी पूरे नहीं मिले। क्यों, क्योंकि 7 लाख में भी क्या चल रहा है, बकाया चल रहा है। एक आदमी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और दो आदमियों ने कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल के तो 12,000 बकाया थे, कॉल के तो 12,000 बकाया थे। कैसे, कुल 3,000 अंशों का बकाया था, कुल 3,000 अंशों पे क्या था, 3,000 शेयर पे हमारा जो है कॉल बकाया था, और एक शेयर की कॉल मनी थी 4 रुपये। तो 3,000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से कितना बकाया हो गया, 12,000, तो एक बकाया हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा आदमी और था, रमेश, जिसके 1,000 अंशों पर क्या था, अलॉटमेंट बकाया था, पर अलॉटमेंट के 4 रुपये थे। तो 4 में एक तो प्रीमियम का था ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है समझना। देखो कैसे हो रहा है, कॉल के तो 12,000 बकाया थे, कैसे कि 3,000 अंश और 4 रुपये की रेट से बकाया, तो 12,000 हो गए ना। 3,000 अंश कैसे है, एक आदमी के पास 1,000 अंश है, दूसरे के पास 2,000 अंश है, तो 3,000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से कॉल कितनी बकाया होगी, 12,000। ये तो बात बहुत सीधी है, समझ आ गई। अब देखते हैं अलॉटमेंट की बकाया भी। एक आदमी का अलॉटमेंट भी बकाया था, उसके पास 1,000 अंश थे, तो 1,000 अंश 1,000 शेयर, और बकाया कितने रुपए, अलॉटमेंट की रेट तो 4 रुपये है, तो 4,000 बकाया ना चाहिए था, 3,000 क्यों लिखा, क्योंकि अलॉटमेंट के 4 में 1 रुपया किसका था, प्रीमियम का था। तो कैपिटल पार्ट कितना बकाया है, 3 रुपये ना, इसलिए यहाँ पे कितना आया है, ये 3,000 आया है। तो 12 एक बकाया, 3 एक बकाया, 15,000 बकाया हो गए। तो तुम्हारे पास पूंजी कितनी आई है, 6,85,000 रुपये ही तुम्हारे पास क्या आई है, पूंजी आई है। और इसी 685 को मैंने बैलेंस शीट के अमाउंट वाले कॉलम में क्या कर लिया है, ट्रांसफ़र किया है। देखो है ना थोड़ी समझने वाली बात, कि पूंजी में से पूंजी की बकाया ही माइनस की जाएगी, और प्रीमियम की बकाया प्रीमियम में से क्या की जाएगी, माइनस की जाएगी। तो पूंजी की 7 लाख की थी, 70,000 अंशों का 10 रुपये के हिसाब से, तो 2 आदमियों का कुल मिला के 15,000 बकाया चल रहा है। तो हमारे पास पूंजी कितनी आई, 685 आई, वो हमने लिख दी। अब बारी आती है सिक्योरिटी प्रीमियम की, कि सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर है ये 10 रुपये। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम नोट नंबर 2। कैसे आया, कितना आया, वो देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम बनता कितना था, पहले तो ये बताओ। तुम्हारे 70,000 शेयर थे, वो 70,000 अंशों का 1 रुपये के हिसाब से कितना प्रीमियम बनता है, 70,000 बनता है। 70,000 70,000 शेयर का
1 रुपये के हिसाब से 70,000 प्रीमियम बनता है, और एक आदमी वही रमेश जिसने अपना 1 रुपया प्रीमियम नहीं दिया, रमेश ने अपना 1 रुपया प्रीमियम नहीं दिया, तो रमेश के पास 1,000 शेयर थे, 1000 शेयर थे, 1000 शेयर पर 1 रुपीज़ की रेट, तो 1,000 बन गया ना। तो 70,000 रुपये के प्रीमियम में से एक आदमी का 1,000 रुपया प्रीमियम क्या चल रहा है, बकाया चल रहा है। तो कंपनी के खाते में प्रीमियम कितना आ गया, 69,000 आ गया, जिसे मैंने ऊपर अमाउंट वाले कॉलम में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। दोबारा सुन लें, कुल प्रीमियम बनता है 70,000, 70,000 अंश 1 रुपये का प्रीमियम, 70,000 रुपये बन गए। 70,000 रुपये के अंदर एक आदमी का 1 रुपये की रेट से 1,000 अंश पर, 1,000 अंशों पर 1 रुपये की रेट से 1,000 रुपया क्या चल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम बकाया चल रहा है। तो 1,000 रुपया बकाया माइनस कर दो तो 69,000 प्रीमियम आ गया, और कुल योग आता है 7,54,000 लायबिलिटी साइड का योग। अब बारी आती है एसेट्स साइड की। एसेट्स में तुम्हारे पास और कोई संपत्ति तो है नहीं, वो एक बैंक बैलेंस था, और बैंक बैलेंस को किस नाम से दिखाते हैं, बैंक और कैश को लिखते हैं करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने 754 लिखा। ये 754 कहाँ से आया है, ये तुम्हारा जो ऊपर कैश अकाउंट बना था ना, ये उसका बैलेंसिंग फिगर है, ये रहा, ये बाय बैलेंस CD बैंक का बैलेंस है, और यही बैंक का बैलेंस नीचे यहाँ बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया। ये रहा 7,54,000, ये 754 हमने क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, और हमारा दोनों पक्ष का योग क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, 754 और 7,54,000। ये लो, ये तुम्हारा चिट्ठा बना। चिट्ठा थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि एकदम नई चीज़ आ गई तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये वो वैसा नहीं लफड़ा है, इधर लायबिलिटी लिखो इधर एसेट्स लिखो, एक ही बार में लिखो, इतनी मदें भी नहीं आती। मदें दो ही आती है, एक तो कैपिटल आती है, ज़्यादा ज़्यादा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है, एसेट साइड में क्या आता है, केवल कैश बैलेंस आता है। कैपिटल कैसे आई, प्रीमियम कैसे आई, ये सारी काउंटिंग हमने नीचे नोट में समझाई है। नोट के अंदर ऑथोराइज कैपिटल को लिख के अंडरलाइन कर देते हैं, इशूड कैपिटल को लिख के अंडरलाइन कर देते हैं। बाद में जो पेड अप कैपिटल है वो ही चिट्ठे के योग में ऊपर क्या की गई है, शामिल की गई है। इसके अंदर हमने देखा 70,000 अंश थे 70,000 अंश थे, 10 रुपये की रेट थी, 7 लाख थे, दो आदमियों के 15,000 रुपये बकाया चल रहे थे, वो माइनस कर दिए तो 685 आ गया। फिर प्रीमियम भी 70,000 बन रहा था, 70,000 अंशों का 1 रुपये की रेट से, और एक आदमी का 1,000 रुपया प्रीमियम बकाया था, तो 69,000 क्या आ गया, तुम्हारा प्रीमियम आ गया। दोनों साइड का कुल योग आया 754, और उधर करंट एसेट्स कहाँ से आई, कैश बैलेंस कहाँ से आया, ऊपर जो बैंक अकाउंट बनाया था ना, उसका बैलेंसिंग फिगर हमने कैश के नाम पर क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, तो ये तुम्हारी बन गई है बैलेंस शीट, और ये आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 7 कंप्लीट, सॉरी 6। कल हम सवाल नंबर क्या देखेंगे भाई, 7 देखेंगे। अब ये सवाल थोड़े लेंथी भी हैं और समझने वाले भी है, इसलिए एक एक सवाल ही हो पाएगा। तुम समझने पे ध्यान लगाओ ना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मेंटेन करें। सवाल एक ही करो, बट वो तुम्हें समझ आना चाहिए कि हाँ इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें ऐसे ऐसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये सारा काम तुम साथ के साथ अपनी फेयर कॉपी में करते रहो भाई। आप अपनी फेयर कॉपी में ये पूरा काम एक साथ क्या कर लें, साथ के साथ ही नोट भी करते रहें। ओके, थैंक यू क्लास।